नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। हाजिर हैं हम आपके अपने चहेते प्रदीप सर द एक्सीलेंस क्लासेस यूट्यूब पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम और हमारी टीम आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस तरीके का कंटेंट आप अगर किसी भी चैनल के कंटेंट से मैच करेंगे तो समथिंग इज़ न्यू। आपको इस चैनल के अकॉर्डिंग, हमारी टीम के अकॉर्डिंग आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। जैसा कि आपको पता है कि आपने मेरी जितनी भी लास्ट वीडियोस हुई हैं उसमें मेरा जो टॉपिक चल रहा था वो वर्णमाला चल रहा था। वर्णमाला के अंतर्गत जहाँ तक मुझे याद है टोटल जो वर्ण होते हैं वो 52 होते हैं, जिसके अंतर्गत मैंने आपको 44 के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दे दी। मैंने आपको स्वर करा दिए, मैंने ओष्ठ के आधार पर कराए, मैंने उत्पत्ति के आधार पर कराए, मैंने कालमान के आधार पर कराए, मैंने मुखाकृति के आधार पर कराए, मैंने जीवा के आधार पर कराए। आप ये देखिए कि मेरे को सिर्फ स्वर टॉपिक को ख़त्म करने में कितने सारे कंटेंट बनाने पड़े। ठीक, चले आज हम उसी व्यंजन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बट उस व्यंजन टॉपिक को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए गाइड्स, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज इस चैनल को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं जैसा कि कहता हूं कि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो भैया बंधु हैं, वो इस अच्छी जानकारी से वंचित ना रह जाए। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वर्णमाला। वर्णमाला में हम लोगों ने स्वर कंप्लीट करके हम जो थे वो व्यंजन पे थे, ठीक है। अब हमने इसके अंतर्गत टोटल कितने पढ़ चुके थे? 44। एक बार दोबारा से मैं हल्का सा रिवाइज करा देता हूं। हमने पढ़ा था इसके अंतर्गत दोस्तों, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। और ऊष्म या संघर्षी की होती है 4। टोटल कितने हो गए? 33। ये 33 लिख के बताए थे, प्लस आपकी जो स्वरों की संख्या है वो कितनी है? 11। तो टोटल कितने हो गए? 44। जबकि इस वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 52। अब जो 44 है उसके बाद देखते हैं। देखिए, इसी में एक चीज होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। इसे मैं ये कह सकता हूं इंग्लिश में कंपाउंड कंसोनेंट। अब आप सोचो कि संयुक्त का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से दो। संयुक्त व्यंजन किसे कहेंगे? जैसे कि इससे पहले थोड़ा सा रिवाइज करें, आपको मैंने एक चीज बताई थी, संयुक्त स्वर। अब आप सोचो कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिनका निर्माण दो स्वरों को मिलाने से होता है। ठीक, संयुक्त व्यंजन किन्हें कहेंगे? ऐसे व्यंजन जिनका निर्माण दो व्यंजनों को मिलाने से होता है, ठीक है। अब इनकी संख्या होती है दोस्तों 4। नंबर फर्स्ट, क्षेत्र ज्ञ श्र, यह है इनका सीक्वेंस। सीक्वेंस भी आ सकता है, इस वजह से सीक्वेंस भी याद रखेंगे। आप देखिए इसे क्या कहेंगे? छ। ये किसके मेल से बनता है? क और षटकोण के मेल से। इसे क्या कहते हैं आप? त्र। तो देखो त और र दोनों का साउंड इसमें आता है, तो इसका मिलाप होता है त और र से। ये है ज्ञ, ये बनता है आपका ज और या से, ये प्लस। और ये है श्र, ये बनता है श और र को मिलाने से। ठीक, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा कि जो त्र है उसका निर्माण किन दो व्यंजनों को मिलाने से होता है? तो त और र। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो हलंत है, ये हलंत आपने लगाना है। ऑप्शन में क्या देगा? कभी कभार वो दोनों में हलंत लगा के देगा, कभी कभार इसमें हलंत लगा के ना इसमें दे देगा, कभी कभार वो सीधा ऐसे दे देगा। तो आप ये देखो कि कौन सा वाला सही है। ये वाला एकदम करेक्ट है। आप ये नहीं कि हम लोग पता क्या करते हैं एग्जाम्स में, हम लोगों को आता सब कुछ है। जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दिए, ऑप्शन नंबर ए आपको मान लिया जाए ये दिया गया, हमें पता है कि ये त्र है, त और र के मेल से बनता है, हम लोग सीधा इसे फॉलो करके टिक करके आ जाते हैं। फिर बाद में हमें पछताना होता है कि ओ शिट, ये हलंत की वजह से गलत हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि दोस्तों, आपका जो आंसर है वो कहीं ना कहीं आपके ऑप्शन में ही है, लेकिन आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में आप भूल जाते हैं, ठीक है।
44 ये हो गए, 44 और 4 कितने हो गए दोस्तों 48। 48 के बाद देखिएगा एक होता है दोस्तों आपका अयोगवाह। अयोगवाह आप याद रखिएगा, ना ये अयोगवाह स्वर कहलाते हैं ना ये अयोगवाह व्यंजन कहलाएंगे, ये केवल और केवल अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या होती है दोस्तों 2। कितनी होती है 2। ये होते कौन कौन से हैं, छोटी अंग और ये बड़ी अंग। अब हम लोगों को पता है ये छोटी अंग और ये बड़ी अंग, लेकिन अगर इसका उच्चारण पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे। मैंने इतनी जगह पढ़ाया, मैंने बहुत से पूछता हूं कि बच्चों क्या लिखा है, सर ये बड़ी अंग लिखा है। यार ये क्या है बड़ी अंग, बड़ी अंग नहीं कहते आप, इसे कहोगे छोटा, इसे कहोगे बड़ा। अ और आ ये उनका उच्चारण हो गया। अब ये नहीं छोटा है ये बड़ा है, ये बड़ा है ये छोटा है, ये अंग और ये अह, ये क्या है अह। अब देखिएगा इन्हें हम कहते हैं दोस्तों अनुस्वार। क्या कहते हैं इन्हें हम अनुस्वार, और इसे हम कहते हैं विसर्ग। और विसर्ग ये जो 2 डॉट्स हैं इन्हें कहते हैं विसर्ग, और विसर्ग की जो ध्वनि निकलती है वो निकलती है ह में। तो ये अंग और ये अह क्या है, अ के साथ विसर्ग लगा है तो विसर्ग की ध्वनि होती है ह, तो इसे कहा जाएगा अह। इज इट क्लियर गाइस। 44 और 4 48, 48 और 2 50। दूसरी चीज छोटी अंग और बड़ी अंग, इसे दोनों को कहते हैं अयोगवाह, और इन दोनों को नाम अयोगवाह किसने रखा। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं किशोरी लाल वाजपेयी ने। किशोरी लाल वाजपेयी जी ने, ठीक है। ये टीजीटी का क्वेश्चन उठा के दिया है मैंने आपको एज इट इज, ठीक है। क्योंकि देखें आने वाले समय में शायद मैं आपके साथ ना जुड़ सकूं, लेकिन जितना हम पढ़ा रहे हैं वो कंटेंट आपको बेहतरीन मिलना चाहिए। आने वाले समय में एग्जाम का लेवल भी अप हो जाएगा। शायद आपसे अनुस्वार विसर्ग ना पूछ के आपसे ये पूछ लिया जाए कि इन दोनों को अयोगवाह निम्न में से किसने कहा है, तो आंसर इज किशोरी लाल वाजपेयी। अब ये हो गए 50। अब मेरे बचे 2। अब वो 2 कौन कौन से हैं, ड डलिया के नीचे बिंदी और ड ढक्कन के नीचे बिंदी। ये बिंदी और ये बिंदी याद रखिएगा, इस बिंदी को हम कहते हैं दोस्तों नुक्ता। क्या कहते हैं हम इसे, नुक्ता, ठीक। और इन्हीं के अब नाम क्या क्या है, इन्हें देखिए जाना जाता है ताड़न जात के नाम से। किसके नाम से, ताड़न जात। इन्हें जाना जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से। इन्हें जाना जाता है द्विगुण के नाम से। ये इनके नाम हैं। नाम तो इनके कई हैं, आधुनिक है, नवीन है, आगत है, अरबी फारसी है, लेकिन वो इतना जरूरी नहीं है। आप 1 2 3 ये 3 नाम याद रखें आप, ठीक। 44 और 4 48, 48 और 2 50, 50 और 2 कितने हो गए दोस्तों 52। अब हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है 52। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हिंदी वर्णमाला में 53वां वर्ण कौन सा है। अगर पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में 53वां वर्ण कौन सा है, तो आप बता सकते हैं कि सर 53वां वर्ण होता है आपका ये। चलो हमें ये पता चल गया 53वां वर्ण ये है। अब यहीं से क्वेश्चन क्या बन सकता है ये भी थोड़ा सोचो यार। एग्जामिनर जितना सोच रहा है क्या उससे ज्यादा हम नहीं सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखो कि अगर ये 53वां वर्ण माना गया है तो ये मैंने तो माना नहीं है ना आपने माना है, किसी ना किसी महापुरुष ने तो इसे माना है। तो क्वेश्चन क्या बना, हिंदी वर्णमाला में 53वां वर्ण इसे किसने माना है, तो याद रखना धीरेन्द्र वर्मा ने। किसने माना है, धीरेन्द्र वर्मा ने। और क्या बन सकता है यहां से क्वेश्चन कि ये जो अ है इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं दोस्तों आगत स्वर। आगत स्वर, इसे आगत स्वर भी कहते हैं, इसे मेहमान स्वर भी कहते हैं, इसे हम कई नामों से जानते हैं, लेकिन जो फेवरेट नाम है उसका आगत स्वर। अगला क्वेश्चन, ये किस किस के बीच की ध्वनि कहलाती है। देखें एक होता है आपका अ
एक होता है आपका ओ और एक होता है आपका आओ। तो ये जो ध्वनि है इसे क्या उच्चारित करोगे, इसे कहते हैं आप अ। क्या कहते हैं, अ। और ये किसके बीच की ध्वनि है, ये अ और ओ के बीच की ध्वनि है। ना मैं इसे अ कहूंगा ना मैं इसे ओ कहूंगा, इसे अ और ओ के बीच में अ, क्या कहेंगे, अ। जैसे हम लिखते हैं डायरी, कॉलेज, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। तो अब देखिएगा आपके सामने दोबारा से एक बार रिवर्स करा देता हूं। स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ 4, ऊष्म 4, टोटल हो गए 33। इसमें मैंने 11 स्वरों को ऐड कर दिया 44। ठीक है, 4 संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं ये। इसके साथ एक एक्सेप्शनल केस भी बताने वाला हूं। देखिए जरा, आपने देखा विद्यालय लिखते हैं हम लोग, अब विद्यालय लिखते समय ये जो ध है, क्या ये वर्णमाला में आपको कहीं पर भी दिखता है, बताइए फटाफट से। जहां तक मुझे पता है कि वर्णमाला में इसका कोई भी जिक्र नहीं है। ठीक, अब एक बात बताओ, चाहे आप विद्यालय को ऐसे लिख लो, चाहे आप इसको ऐसे लिख दो, वी धन द और ये या, क्योंकि ये जो बनता है, मैं सिंपल इसको हटा करके एक चीज ही बता देता हूं मैं आपको। कि ये जो ध है ये बनता है द और य के मेल से। क्लियर है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी विद्वान ने इसे भी संयुक्त व्यंजन कहा है। एग्जाम में अगर ये 4 न आए और ये अगर मिल जाए तो आप इसे भी टिक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत हायर लेवल के चले जाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप 4 ही टिक करेंगे, आप 5 टिक नहीं करना। और हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52, आप 53 टिक करके मत आ जाना गलती से। ठीक, तो ये हमारे पूरे हिंदी वर्णमाला के 52 वर्णों की थोड़ी थोड़ी जानकारी हो गई। लेकिन अब हम जो पढ़ने वाले हैं इसी वर्णमाला के रिगार्डिंग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, आई होप कि आप लोगों को A to Z सारी की सारी चीजें क्लियरली समझ आई। अगर किसी को समझ नहीं आई है तो प्लीज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये चीज हमें एक बार समझा देंगे आप, ये समझ नहीं आया। क्वेश्चन कैसा बनता है, सिंपल वे में पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, 1 2 3 और एक आ गया आपका नन ऑफ दीज। क्लियर है, पूछेगा निम्न चारों विकल्प में से उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं इसे। क्वेश्चन बन गया। अब आपको दे दिया जाएगा च ट म और ये द, इनमें से पूछ लिया जाएगा भैया जी बता दीजिए अल्प प्राण कौन सा है, महाप्राण कौन कौन से हैं, अल्प प्राण और महाप्राण कौन कौन से हैं, अघोष कौन सा है, सघोष कौन सा है। तो आप ये देखो कि अगर आपको सारी चीजें याद हैं तो आंसर आप खुद टिक कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है फैक्ट्स। अब देखें इसके बारे में, एक होता है आप लोगों का द्वित्व व्यंजन या फिर एक होता है आपका युग्मक। होते कौन से हैं, देखें 1.5 अक्षर, क्या होता है ये 1.5 अक्षर और समान जात, 1.5 अक्षर और समान जात। अब जरा देखें, जैसे मैंने लिखा दिल्ली, मैंने क्या लिखा, द्वित्व या युग्मक व्यंजन या वर्ण कौन से होते हैं, 1.5 अक्षर कहते हैं, समान जात के, इसे दिल्ली। अब दिल्ली मैंने लिखा तो दिल्ली में ल पूरा है और एक ल आधा है, एक पूरा और एक आधा, क्या बन गया 1.5 बना, नहीं बना। लेकिन आप ये देखें दोनों की दोनों क्या है, समान जात के हैं, एक ही कैटेगरी के हैं। एक होता है आपका तमोगुणी, जिसे हम कह सकते हैं गुच्छ। ठीक, सेम कंडीशन 1.5 अक्षर, लेकिन ये कैटेगरी होती है अलग जात की। किसकी होती है,
अलग जात की। जैसे मैंने लिखा रक्त, मैंने लिखा भैया जी मुफ्त। अब आप देखें इसमें आधा क है और पूरा त, कितना हो गया? 1.5 हो गया, ठीक है। लेकिन ये दोनों की दोनों कैटेगरी क्या है? अलग अलग जात की है, तो इसे कहते हैं तमोगुणी या फिर गुच्छ। अब ये दोनों के दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। एक होता है अकारांत और एक होता है आकारांत। इन दोनों में अंतर क्या है? अकारांत और आकारांत, जिन शब्दों की अंतिम ध्वनि अ हो, जिन शब्दों की अंतिम ध्वनि अ हो उसे कहते हैं आकारांत। जैसे मैंने लिखा सजन, जैसे मैंने इसे पढ़ा सजन, तो अंतिम ध्वनि क्या निकल के आ रही है? अ। सजन, तो न के साथ क्या आ रही? अ की ध्वनि आई, इसे कहते हैं हम अकारांत। और जिन शब्दों की अंतिम ध्वनि आ हो उसे हम क्या कहते हैं? आकारांत। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा भैया जी सजना। अब इसमें ना के साथ कौन सी ध्वनि आई? आ की ध्वनि आई। ठीक उसी प्रकार से अगर अंतिम ध्वनि छोटी ई आएगी तो वो ईकारांत बनेगा, और अगर मैं इसको सजनी कर देता तो बड़ी ई की आ जाती, तो वो कहलाता ईकारांत। अगर अंतिम ध्वनि छोटा ऊ आएगी तो उकारांत, अंतिम ध्वनि बड़े ऊ में आएगी तो वो उकारांत बन जाएगा। ऐसी छोटी ए आएगी तो एकारांत, बड़ी ए आएगी तो एकारांत, छोटा ओ आएगा तो ओकारांत और बड़ा ओ आएगा तो ओकारांत। 1 2 3 4 बताइए अगर इसमें से किसी को कोई भी डाउट है तो। बहुत इजी है, एक बार दो बार पढ़ोगे आपको सारी की सारी चीज समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियोस में इसी के रिगार्डिंग और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, जब तक आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, दुनिया भर में फैला दें। मैंने आपको बोला है कि आप मैच कर लें आप किसी भी चैनल से। अगर आपको इतना बेहतरीन कंटेंट अगर कोई प्रोवाइड करा दे तो आप हमसे आके बात करिएगा। बस हमारी पहल ये है कि हम लोगों ने जस्ट अभी शुरुआत की है और कुछ लोग हमसे पहले शुरुआत करके बैठे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।